हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेक्चर से रिलेटेड आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैं पीडीएफ होंगी जो वैल्यू एडिशन की एंड प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चन मैं वो दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। एक डिस्कवर्ड सेल को सेल को डिस्कवर किया गया है जिसे हाइब्रिड सेल एंड ग्लूटामेटर्जिक एस्ट्रोसाइट कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये न्यू डिस्कवरी से कहा जा रहा है कि जो एल्जाइमर्स वगैरह की जो बीमारी होती है ना, ब्रेन की भूलने की बीमारी और जो बहुत सारी जो ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में रिसर्च करने में इस सेल को फाइंड आउट करने से फ़ायदा होगा। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ हाइब्रिड सेल से कहा गया है एंड क्रिएट एन अपहीवल इन द फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंस, यानी कि न्यूरोसाइंस में जो इन्होंने रिसर्च करी है साइंटिस्ट ने, बहुत फ़ायदा होगा उससे। गिविंग साइंटिस्ट न्यू पोटेंशियल वे टू टारगेट जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेस होती हैं जैसे कि एल्जाइमर्स डिजीज़, वो पढ़ेंगे आगे क्या होती है, उन सब के बारे में रिसर्च करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है। एसेंशली द डिस्कवरी ऑफ न्यू सेल्स, ये न्यूरोसाइंस में एक स्पेस को ओपन करता है, राइट, डोर्स को ओपन करता है। साइंटिस्ट को कई सारे रास्ते ये दिखाएगा जो जो पार्किंसंस होती है एंड एल्जाइमर्स के लिए पोटेंशियली इसे ठीक करने के लिए देखा जा सकता है। ग्लूटामेटर्जिक एस्ट्रोसाइट नाम से इस सेल का नाम रखा गया। ब्रेन सेल्स ना 2 कैटेगरीज में लार्जली डिवाइडेड थे। कौन से? न्यूरॉन्स एंड ग्लिया, राइट। न्यूरॉन्स आर टिपिकली कंसिडर्ड कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि ये हो गया न्यूरॉन। ठीक है, ये ना अपने एंड से दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन और ये न्यूरॉन्स होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। इनके बीच में पाया गया वो हाइब्रिड सेल। ठीक है, ये जंक्शन होता है, जो सिनेप्सिस होते हैं ना वो कम्युनिकेट करते हैं 2 सेल्स के बीच में। ठीक है, ये ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है कि एक न्यूरॉन अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज है ना, तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर से क्या होगा, एक केमिकल रिलीज़ करेगा और दूसरे न्यूरॉन को भी इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एक न्यूरॉन ये वाला इलेक्ट्रिकली चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में ये कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स यहाँ से सेंड करेगा और दूसरे न्यूरॉन को भी चार्ज यहाँ से कर देगा। ठीक है, ग्लायर सेल्स क्या होते हैं, ये न्यूरोग्लाया भी कहते हैं। ये नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए समझना ये सब। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एंड पेरिफेरल। ठीक है, और जो पेरिफेरल नर्व्स होती है ना, वहाँ पे भी मिलते हैं। ये वाली हो गई सेंट्रल, राइट, और ये वाली होगी पेरिफेरल, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, पर इनमें इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस नहीं होते। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस नहीं होते। ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ना प्रोटेक्ट करके रखते हैं ग्लाइयल सेल्स। और न्यूरॉन्स और ग्लाइयल सेल्स के बीच में मिला है हमें हाइब्रिड सेल, जिसे बोला गया है हाइब्रिड सेल। ठीक है, नाम क्या था, एस्ट्रोसाइट, ग्लूटामेटर्जिक एस्ट्रोसाइट। ये नाम आपको याद रखना है कि वो रिसेंटली ग्लूटामेटर्जिक एस्ट्रोसाइट या कोई एक न्यू सेल डिस्कवर किया गया है, उसका क्या नाम है, ये 1 लाइनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए कि अगर मैं कोई चीज़ अगर रीड कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे न्यूज़ काम लाई जा सकती है। एल्जाइमर डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है विच कॉजेज ब्रेन टू डिजनरेट एंड डाई। जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना, वो उन्हें ख़त्म करके डाई कर देता है, मतलब मार देता है। इस वाली बीमारी में वो मर जाते हैं, मतलब पहले रिड्यूस हो जाते हैं उसके बाद मर जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं उसके बाद मर जाते हैं।
इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होती है, प्रॉब्लम विद वर्ड्स, यानी कि जब हम कुछ बोलते हैं तो वर्ड्स को अच्छे से जाहिर करने में दिक्कत होती है, राइटिंग में दिक्कत होती है, पुअर जजमेंट होता है, चेंजेस इन मूड, ठीक है, मूड स्विंग्स इसमें काफ़ी देखे गए हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, कन्फ्यूज़न विद टाइम और प्लेस, मीन्स ये ब्रेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आजकल देखी जा रही है अल्जाइमर्स की लोगों में, ठीक है, भूलने की बीमारी, वर्ड्स को अच्छे से नहीं कह पाते, पुअर जजमेंट है, कन्फ्यूज़न होती है, राइट। ये इनक्यूरेबल डिजीज़ होती है ब्रेन की, क्योंकि जो ब्रेन सेल्स की मतलब ब्रेन सेल्स की डेथ हो गई है ना, उन्हें वापस ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये इनक्यूरेबल डिजीज़ है। एक नेक्स्ट डिजीज़ होती है पार्किंसंस डिजीज़, ये क्रॉनिक होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, इसमें जो नर्व सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ड्रॉप होता है, यानी कि लेवल बहुत कम हो जाता है डोपामीन का। डोपामीन आपने बहुत सुना होगा, ये क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, एक केमिकल होता है दैट सेंड्स बिहेवियरल सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी, राइट। वो डोपामीन जब हम कुछ अपने पसंदीदा एक्टिविटीज़ करते हैं तो डोपामीन रिलीज़ होता है, राइट। तो उसका ड्रॉप हो जाता है इस पार्किंसंस डिजीज़ में, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। ये वाला था इम्पॉर्टेंट आप सबके लिए, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट, कि एक न्यू सेल डिस्कवर किया गया है जो ग्लाइल एंड न्यूरॉन्स के बीच में पाया जाता है। इस डिस्कवरी से पता लगेगा कि अल्जाइमर्स एंड जो पार्किंसंस डिजीज़ एंड अदर न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ेज़ हैं उनका कैसे निपटारा हो सके, राइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वाली कौन सी, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, G20 से रिलेटेड जितने भी डिक्लेरेशंस होंगे या G20 से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होगी मैं वो आपको कवर करा दूँगी जब ये मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी, जब ये समिट कंक्लूड हो जाएगा, राइट। अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो वही G20 वाले समिट में लॉन्च किया गया, ठीक है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया G20 समिट में। द अलायंस इज एम्ड एट फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनका साथ रहे सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स में, ये कीवर्ड्स आपको नोट करने हैं, ठीक है। सस्टेनेबल बायोफ्यूल रहे, टेक्निकल सपोर्ट रहे और नेशनल बायोफ्यूल प्रोग्राम्स के लिए क्या रहे, एक दूसरे की शेयरिंग ऑफ क्या बोलते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, राइट। और मतलब टेक्नोलॉजी शेयर की जाए, ठीक है, इसीलिए ये बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया गया। बायोफ्यूल क्या होते हैं, रिन्यूएबल बायोफ्यूल्स कहाँ से आते हैं, रिन्यूएबल फ्यूल से आते हैं, जैसे कि बायोमास हो गया फ्रॉम प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर, गन्ने का इस्तेमाल होता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बायो वेस्ट से लाई जाते हैं ये, ठीक है। ये क्लीनर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल, ठीक है। कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोल, डीजल, कोल है, इन सब से ये जो बायोफ्यूल्स होते हैं ये क्लीनर होते हैं, ठीक है। अब ज़रूरत है बायोफ्यूल की क्योंकि जो एनर्जी की डिमांड्स बढ़ती जा रही है, एनर्जी स्केयर है, राइट। पेट्रोल डीजल क्या है, लिमिटेड है, पोल्यूशन होता है इनसे, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होती हैं। अब बायोफ्यूल से क्या होगा, वो इको फ्रेंडली है, वो क्लीन माना जाता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल। आवर प्रपोजल इज टू टेक एन इनिशिएटिव एट अ ग्लोबल लेवल टू टेक एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल अप टू 20%, ठीक है। पेट्रोल में 20% की एथेनॉल ब्लेंड किया जाए। एथेनॉल इज मेड अप फ्रॉम शुगर केन, ठीक है। मतलब ब्लेंडिंग मिक्स वाली हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें और एनर्जी सप्लाई को एंश्योर करें। एंश्योर है स्टेबल एनर्जी सप्लाई, ये वाले कीवर्ड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वाइल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट सिक्योरिटी, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज होंगी तो क्लाइमेट सिक्योरिटी भी होगी, उससे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे भी ट्रिगर होने से बचाया जा सकता है,
क्या ज़रूरत है इस अलायंस की? एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, डिपेंडेंस ऑफ जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है हमारी अदर कंट्रीज़ पे उसे रिड्यूस करने के लिए, हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट वगैरह की जो कंट्रीज से, राइट, उन पे डिपेंडेंस कम करनी है। इंडिया का जो एनर्जी बास्केट है ना वो यहाँ से डाइवर्सिफाई हो जाएगा, बायोफ्यूल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है। सेविंग फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व वही जो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा करेंसी जाती है हमारी कंट्री से, राइट। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ शुगर केन। ठीक है, शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। तो अगर हम शुगर केन को एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में लगाएं तो फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, राइट। वो जो उनकी इनकम है उसे डबल करने के लिए होगा, डबल की जा सकती है, एक्सपोर्ट में फ़ायदा मिलेगा, और बायोफ्यूल, बायो एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब आप पॉइंट्स लिख ही लेंगे। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो ग्लोबल डिमांड है ना बायोफ्यूल की, वो बढ़ जाएगी 41 बिलियन लीटर्स और 28% ओवर 2026 तक बढ़ जाएगी इतनी। तो हमारा जो ये इनिशिएटिव है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसमें क्या हो सकता है, इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि शुगर केन प्रोड्यूस करने वाला, राइट, एनर्जी की इतनी डिमांड एंड सप्लाई रखने वाला, अब यहाँ पे बायोफ्यूल भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो मतलब इंडिया को ना एक लीडिंग रोल प्ले करने में मदद मिलेगी बायोफ्यूल सेक्टर में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ज्योग्राफी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। मोरक्को में अर्थक्वेक आया है जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। 6.8 मैग्नीट्यूड का वो अर्थक्वेक था। ठीक है, मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है, राइट, और वो क्या है, वो एपिसेंटर के बगल में है। ये है, ये हो गए मोरक्को, यहाँ पे मोरक्को हो गया, और ये है एपिसेंटर, मतलब एपिसेंटर के बहुत पास है ये, इसीलिए यहाँ पे इतना जान माल का नुकसान हुआ। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है अर्थक्वेक आपके जीएस पेपर 1 के लिए भी और जीएस पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी, कि इंडिया में हम इसे कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया भी अर्थक्वेक फ्री कंट्री तो नहीं है, राइट। हिमालयन स्टेट्स हो गए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल, यहाँ सब पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। फॉल्ट्स है, यहाँ पे भीमा फॉल्ट है। गुजरात वाला अर्थक्वेक पता ही होगा, भुज अर्थक्वेक, राइट। तो अर्थक्वेक फ्री कंट्री तो नहीं है, तो डिज़ास्टर यहाँ पे भी मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है। अर्थक्वेक भी, अर्थक्वेक सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं शेकिंग ऑफ अर्थ। जो प्लेट होती है ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट, वो शेक होती है थोड़ी सी। ये नेचुरल इवेंट होता है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है और वो सारी वेव्स में ऐसे एनर्जी रिलीज़ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, द लोकेशन बिलो द अर्थ सर्फेस वेयर द अर्थ इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर। जैसे कि ये अर्थ है, यहाँ पे फोकस है, फोकस मीन्स ये वाला हाइपोसेंटर है, यहाँ से अर्थक्वेक आना स्टार्ट हुआ एंड इसके जो स्टबब होता है डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर, क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। एपी सेंटर से सारी वेव्स ऐसे ऐसे करके जानी शुरू होती है सारी डायरेक्शंस में। ठीक है, ये समझ आया। यहाँ पे हाइपोसेंटर हो गया पॉइंट ये वाला, और ये ऊपर वाला हो गया एपी सेंटर, जस्ट अबव द हाइपोसेंटर। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक कौन कौन से होते हैं, फॉल्ट जोन्स। फॉल्ट जोन्स में क्या होता है कि मतलब टूट जाना, ठीक है, मतलब ब्लॉक्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं एंड टूट जाते हैं, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स, जैसे कि ये वाला एक एक्सटेंशन है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कंप्रेशन है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं ब्लॉक्स। ट्रांसफॉर्म है, बस स्लिप हो रहे हैं थोड़े से,
ठीक है, पैरेलली स्लिप हो रहे हैं। और ये थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट में ये वाली जो प्लेट थी वो ऊपर चढ़ गई है और जो बगल वाली प्लेट थी वो नीचे धंस गई है। दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली प्लेट ऊपर और ये वाली प्लेट नीचे। ये वाली फॉल्ट के चक्कर से अर्थक्वेक्स होते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक कैसे होते हैं? टेक्टोनिक अर्थक्वेक जैसे कि मैग्मा होता है, अर्थ है, ये लिथोस्फीयर हुआ मतलब क्रस्ट हुआ, ये मैंटल हुआ, मैंटल में क्या होता है, सेमी सॉलिड मैग्मा होता है, सेमी सॉलिड। अब इसके ऊपर क्या होता है, ये इसमें ना कुछ रेडिएशंस निकलती हैं वहाँ पे, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वहाँ पे जो ऐसे ऐसे डायरेक्शन में राउंड राउंड करते हैं। यहाँ की जो प्लेट होती है ऊपर वाली, ये भी उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये भी एक कारण हुआ अर्थक्वेक का, शेक हो रही है इसमें लिथोस्फेरिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट, राइट। ऐसा वोल्केनिक अर्थक्वेक, जैसे कि जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वो इतने अगर कोई ब्लास्ट हुआ वहाँ पे मतलब वोल्केनो से, तो भी यहाँ के आसपास की वो धरती पे फ़र्क पड़ेगा, टेक्टोनिक प्लेट पे फ़र्क पड़ेगा, राइट। और दूसरा है ह्यूमन इंड्यूस्ड, जैसे कि माइनिंग जब होती है पहाड़ी एरियाज़ में, तो भी वहाँ पे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिजर्वियर, जो लार्ज रिजर्वियर में अर्थक्वेक आते हैं वो उसे कहते हैं रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ये आपको थोड़ी बहुत टाइप्स पता होनी चाहिए। फॉल्ट वाला, टेक्टोनिक वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये हो गई मोरक्को, यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्थ वेस्ट एक्चुअली। क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इंडिया में अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस के लिए? बिल्डिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, यानी कि हमें अपनी बिल्डिंग्स ही ऐसी बनानी पड़ेगी कि अर्थक्वेक आए तो ज़्यादा फर्क ना पड़े। हिमालयन एरियाज़ में अगर पहाड़ों पे अर्थक्वेक आए तो ज़्यादा फर्क ना पड़े उससे, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, यानी कि जो ये कोड्स हैं उसे स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर करे, चेक करे कि बिल्डिंग कोड्स को एडर किया जा रहा है, वहाँ के जो कोड्स हैं उन्हें माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है। रेट्रोफिटिंग एंड रीइंफोर्समेंट, यानी कि जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे कुछ, ठीक है। अगर ओल्डर बिल्डिंग्स वो नहीं अगर चल पा रही हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टैंडर्ड्स पे, तो ख़राब कर देना है उसे, बिल्डिंग ख़राब कर देनी है, या तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, इम्प्रूव देयर सेस्मिक परफॉर्मेंस। इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड प्लानिंग, यानी कि इवैक्यूएशंस प्लान होनी चाहिए, इमरजेंसी शेल्टर होनी चाहिए, रेस्क्यू रिलीफ कैंप होने चाहिए, एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। पोस्ट ट्रॉमा, जो मतलब पोस्ट डिज़ास्टर ट्रॉमा होता है, उससे बाहर निकलने के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अर्थक्वेक में अपनी फैमिली खोई है वो ट्रॉमा में होते हैं, ठीक है, इसलिए काउंसलिंग होनी ज़रूरी है। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। अर्थक्वेक, उनके कॉजेज़, ये बिल्कुल एरिया स्पेसिफिक होनी चाहिए। एरिया स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि हिमालय में जो अर्थक्वेक आ रहे हैं ना, उनके अलग रीजंस हैं। गुजरात में जो अर्थक्वेक आया है उसका अलग रीज़न है, राइट। तो एरिया स्पेसिफिक होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग होनी चाहिए। लैंड यूज़ प्लानिंग में क्या होता है कि अर्थक्वेक, जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावनाएं है ना, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो, मतलब एक लिमिटेड डेवलपमेंट रखा जाए वहाँ। ये ज़रूरी है आपके जीएस पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि मोरक्को में अर्थक्वेक ने बहुत सारे लोगों की जान ली है। ये काफ़ी दिनों तक न्यूज़ में रहेगा और आप इससे एक क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीएस पेपर 1 में एंड जीएस पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले सेक्शन में,
ठीक है, तो कोई न्यूज़ पढ़ के उसे छोड़ नहीं देना, उसमें से अपने काम का निकालना है कि मैं इसे अपने जीएस पेपर्स में एंड ऐसे पेपर में या प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ. ओके, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. इम्पॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2, आईआर सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं. जब इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई एग्जाम्पल होगा, एनर्जी सिक्योरिटी का कोई एग्जाम्पल होगा, राइट, ट्रांसपोर्टेशन का कोई एग्जाम्पल होगा, या सप्लाई चेन में आप कुछ लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं आप. कौन सा कॉरिडोर है ये? इंडिया से यूरोप तक का कॉरिडोर गया है. ये दिख रहा है यहाँ पे, मुंबई से सऊदी अरेबिया को पार करते हुए, ठीक है, यहाँ पे ये वाली कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है कॉरिडोर. यहाँ पे सी रूट एंड रेल रूट बनाई जाएंगे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, राइट. इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट्स दिए हैं इसके, ये आपको नोट करना है अपने एग्ज़ाम के लिए. अ कनेक्टिविटी कॉरिडोर स्पैनिंग इंडिया टू यूरोप वाया वेस्ट एशिया वुड बी लॉन्च. ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है. यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स एंड शिपिंग कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, ठीक है, यूरेशियन सब कॉन्टिनेंट तक. ये डिजिटल कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी. और एनर्जी प्रोडक्ट्स जो यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह है, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है. ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक काउंटर है, ठीक है. जब आप आंसर लिखेंगे जीएस पेपर 2 में कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कैसे काउंटर किया जा सकता है, तो आप लिखेंगे कि G20 में रिसेंटली एशिया और यूरोप कॉरिडोर को लिंक किया गया है, ठीक है. लिंक की बात मतलब की गई है वहाँ पे. विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द सिग्नेटरीज इन द फील्ड ऑफ कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक, फ्राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, एनर्जी ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर. ये वाले आपके लिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी. इसे अभी के अभी लिख लेंगे तो ये आपको प्लस पॉइंट्स दिलाएंगे आपके मेंस एग्जाम में. इट विल फैसिलिटेट एंड एनहांस द इंफ्रास्ट्रक्चर इन लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट कैपेसिटीज़ इन इंडिया. ये सेल्फ रिलायंस भी होगा, ठीक है. सेल्फ जो सप्लाई चेन है ना, उसे भी स्ट्रेंथन करने की बात यहाँ पे कही गई है इस कॉरिडोर के तहत. कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांसिट नेटवर्क होगा, सप्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग मल्टी मॉडल जो ट्रेड रूट्स है ना, उसे सप्लीमेंट करेगा, एक नया रास्ता दिखाएगा ये वाला रूट, ठीक है. ये आपको ये प्लस पॉइंट्स नोट करने की ज़रूरत है. फॉर इंडिया दिस न्यू कनेक्टिविटी आर्किटेक्चर could result in an alternative trans-regional commercial transportation route, joining forces in petrochemical manufacturing by integrating India's hydrocarbon value chain and creating an innovation corridor for green energy and innovation technology manufacturing value chains. ये सारे इसके फ़ायदे होंगे. यहाँ पे कीवर्ड्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. जिसने कीवर्ड्स लिख लिए वो प्लस पॉइंट लेके आएगा, राइट. ऐसे आपको ऐसे ही पढ़ा जाता है न्यूज़पेपर कि अगर कुछ अट्रैक्टिव लाइंस कुछ मिल रही है ना, एनालिसिस के साथ साथ अट्रैक्टिव लाइंस भी ज़रूरी हैं, वो मिल रही हैं तो तुरंत अपने नोट में लिख लीजिए. और जब आंसर में मौका मिलेगा या करंट अफेयर का आप कोई क्वेश्चन करते हैं या जो मैं क्वेश्चन दूंगी अगर आप वो करेंगे तो उसमें आप रिपीटेड मोड पे आप उसे यूज़ करिए, ठीक है. तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही. G20 का मैं कवर करवाऊंगी सब कुछ जब G20 के जो वेरियस एस्पेक्ट्स वहाँ पे डिस्कस हुए हैं, लाइक डिजिटल इंक्लूजन,
जो सिक्योरिटी है, टेररिज्म है या एनर्जी है, उन सब से रिलेटेड मैं सारे एस्पेक्ट्स, सारे फील्ड को मैं कवर करवाऊँगी, ठीक है, जब ये मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड PDF में दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, ये वाली वैल्यू एडिशन की विदाउट एनोटेशन, ठीक है, एंड क्वेश्चंस की PDF में दे दूँगी। आप लोगों को सॉल्व करना है वो प्रीलिम्स एंड मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद वो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।